गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं तलाश। और आप सबको स्टोरी चलिए सुनाते हैं, यहाँ की स्टोरी को बढ़ाते हैं। उससे पहले शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो चलते हैं, बढ़ते हैं। जब जैस तैयार होकर नीचे आता है तो सब देखता है कि सबके चेहरे पे एक इंटेंस माहौल बना हुआ है और सबके चेहरे पे एक टेंशन दिख रही है। सबके चेहरे को देखते हुए उसको अचानक से कि आज सब लोग इतने टेंस क्यों हैं लगता है। फिर जाता है, वो बैठता है। जो हॉल एरिया होता है वहाँ पे सोफा जो होता है उस पर जाकर वो बैठ जाता है। जब वो बैठता है तो घर वाले जो बाकी सब तो नहीं आते हैं, मगर उसके जो मॉम और डैड होते हैं वो आते हैं। कहते हैं कि बेटा ये क्या हो रहा है यहाँ पे घर पे। तो जैस कहता है कि क्या हुआ डैड, क्या हुआ माँ, सब ठीक है? तो सब ठीक है, मगर ये क्या है? तो कहते क्या क्या है, कुछ तो नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे रागनी क्या कर रही है? तो कहते कि माँ वो रात में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए रागिनी को अपने साथ लाना पड़ा। तो कहता है कि उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा भी क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुमको इसको अपने घर लाना पड़ा, वो भी अपने बीवी के साथ। तो कहते कि पापा रिलैक्स हो जाइए, सब पता है गीत को, कुछ मैंने उससे छुपाया नहीं है। और रागिनी अभी यहाँ पे रुकी हुई है, वो चली जाएगी। तो कहते हैं कि सीरियसली तुम ये कह रहे हो तुम्हारे बीते हुए जिंदगी में रागिनी की वजह से क्या क्या हुआ है, तुम उसको भूल गए हो? तो अपने डैड को समझाते हुए जैज बोलता है कि पापा मैं जानता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मेरे सामने किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो और मैं उसको ऐसे छोड़ के चला हूँ, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। तो उसके जो हाथ में चोट लगी हुई होती है, जो बैंडेज गीत ने किया होता है, कहते कि ये कैसे लगी? तो थोड़ा सा लड़ाई हो गई थी पापा। तो उसकी माँ कहती है कि यही सब करो तुम, अब एक फैमिली लाइफ जी रहे हो और तुमको ये सब करना है। तो कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बचाने की कोशिश की थी, मगर जब सामने वाला नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूं? आप समझ रही है मेरी बात को? तो कहती कि और इतना टेंशन मत होइए। और हाँ, मैंने पार्टी देने के लिए बोला है, तो तैयारी कर लीजिए। हम लोग कल पार्टी दे रहे हैं। तो किस खुशी में पार्टी दे रहे हैं? तो मतलब कहते कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी लोग थे उनको मैं बोल नहीं पाया, मैंने शादी कर लिया, वो लोग मुझसे पार्टी मांग रहे हैं कि हाँ तुमने शादी कर ली, और बताया भी नहीं, तो इस वजह से। तो बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो सारे लिस्ट बना लीजिए, सारी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि हम कल पार्टी। तो कहते हैं ये अचानक से ये क्यों? तो कहता है कि बस डैड ऐसे ही मैंने सोचा कि एक बार पार्टी देके सबको बुला के और ये सारा मैटर खत्म करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम जो सोचे हो अच्छा ही सोचे हो। वहां पे रागिनी का मैटर क्लोज हो जाता है, और बाकी कोई और कुछ नहीं बोलता है। रूप रानी पुनीत ये देख के वो भी चुप और शांत रहते हैं। फिर गीत आती है और सबके लिए नाश्ता लगाई होती है, उसमें रागिनी के लिए भी नाश्ता लगाई होती है। तो कहती है, सब लोग आइए और नाश्ता कर लीजिए। सब लोग आते हैं और देखते हैं कि खाना पूरी तरह से लग चुका है इतने देर में ही। गीत सबको बैठाती है, सबके लिए खाना परोसती है, सर्व करती है। तो जब वो खाना सर्व कर रही होती है तो उसका फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन बजता है तो उस पे फ़ोन उसके दूसरे ससुर जी का होता है, जिनके यहाँ वो पहले होती है। वो फ़ोन उठाते कहते कि हाँ पापा। तो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे माँ पापा आए हुए हैं। तो कहते कि क्या? तो हाँ, और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं क्या बोलूं? तो कहते कि पापा आप
माँ और पापा को अपने पास ही रोक के रखिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर से मिलने के लिए। पर बेटा मैं उनको क्या समझाऊँ अभी? शायद वो मेरी बात समझ ना पाएँ। तो वो कहते हैं कि जब गीत कहती है कि आप प्लीज़ उनको बोलिए ना कि मैं आती हूँ, या आप मेरी बात कराइए उनसे। वो थोड़ा साइड होके जाती है, बात करती है, कहती है कि हेलो, हाँ माँ, मैं कहीं थोड़ा और हूँ और मैं 12 बजे तक आती हूँ। आप प्लीज़ आप वहीं पे रहिएगा आप दोनों। तो कहते कि तुम अपना घर छोड़ के तुम कहाँ हो और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हें, तुम्हारे पति को कुछ दिन हुए नहीं गुजरे हुए, तुम कहाँ घूम रही हो गीत? उनके माँ-बाप का ये सेंटेंस होता है। तो कहती कि माँ, मैं आके बताती हूँ ना, मैं आती हूँ फिर बताती हूँ। तो कहती कि ठीक है। जब उसकी ये बात हो जाती है, वो वापस आती है, सबको खाना सर्व करके सबको खिलाती है, खुद भी बैठ के खाती है। और जब खाना सर्व हो जाता है तो खा के सब लोग जाने लगते हैं, तो सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। और गीत जो होती है, वो वेट कर रही होती है कि सब लोग जाएँ, वो अपने सास-ससुर से बात, वो अपने सास-ससुर से बात करें। जब वो ये सोच रही होती हैं, तब तक जैस बोलता है कि गीत, तो कहती हाँ, मैं ऑफ़िस जा रहा और बच्चों को बुला दूँ? बच्चे भी साथ में चलेंगे ना? तो कहती कि हाँ, मैं बोलती हूँ। परी पंकज वो कूदते हुए बच्चे आते हैं, कहते कि हाँ माँ। तो कहते कि स्कूल जाओ और परेशान नहीं करना, और ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। और उनको एक-एक ग्लास दूध देती है, वो बच्चे दूध पीते हैं और वो चले जाते हैं। जैस के साथ जा रहे होते हैं। तो जैस जैसे गेट बाहर होने वाला होता है, तब तक जो गीत होती है वो आवाज़ देती है जैस को कि जैस, तो कहते हैं हाँ, 5 मिनट रुकिए ना। तो फिर वो जाती है उसके पास और ये चीज़ रागिनी देख रही होती है। जैस के पास जैसे ही रागिनी अ, देख रही होती है कि जैस के पास गीत जा रही है, तो उसको ये चीज़ थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है। फिर वो जैसे ही जाती है, कहती कि जैस मुझे ना पुराने घर जाना है और मेरे माँ-पापा आए हैं तो उनसे मिलना भी है। तो कहते कि तुम्हारे माँ-पापा मतलब? तो कहती हाँ, मेरे माँ-पापा आए थे, बट उस वक़्त शादी में नहीं आए थे क्या? तो कहती कि नहीं, वो लोग वो शादी के लिए तैयार नहीं थे और उनको ये बात नहीं है कि उस वक़्त क्या हुआ था। तो मुझे उनको जाके ये सारी बातें समझानी पड़ेंगी, इसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। तो जैस कहते कि ठीक है, चली जाना, कोई इश्यू नहीं है। तो कहती है कि नहीं, इश्यू ये है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहती, आप भी साथ चलते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। वो कह के और फिर से वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और वहाँ से जैज़ बच्चों को बैठाता है और चला जाता है। गीत घर के अंदर आती है और रागिनी बस उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, उसके रिएक्शंस को, उसके हाव-भाव को। और जब ऐसे वो ऑब्जर्व कर रही होती है तो वो जाती है गीत के पास। तो कहती है कि मैं कुछ पूछूं गीत तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी? तो कहती है कि नहीं, पूछो। तो कहती है कि तुम दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? मतलब एक लगता नहीं है कि तुम दोनों इतना ज़्यादा करीब हो एक दूसरे के। तो कहती कि व्हाट यू मीन कि करीब? कहती कि हाँ, एक होता है ना कि एक नॉर्मल लाइफ में जैसा रिलेशनशिप होता है, तुम दोनों का वो रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। तो कहती कि तो कह फिर कहती कि तो क्या करना पड़ेगा मुझे वो चीज़ नज़र लाने के लिए? तो कहती कि तुम्हें सबसे पहले गीत को, सॉरी, जैस को तुम्हें समझना पड़ेगा। जैस है कैसा? वो क्या चाहता है? उसके दिमाग में चीज़ें क्या चलती रहती हैं? तो वो चीज़ पता है कौन बता सकता है? मैं तुम्हें। और उम्मीद है मेरा हेल्प तुम्हें काफ़ी करीब ले आएगा जैस के।
तो कहती है कि पर तुम्हें ये क्यों लगता है कि मुझे इस बात की ज़रूरत है? तो कहती है कि अगर इस बात की अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं क्यों बोलती? क्योंकि तुम दोनों में एक अलग कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग तो है, मगर तुम दोनों में वो रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो नहीं है। तो तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? गीत पूछती है। तो कहती है कि मैंने बीते हुए ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैं उस गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। कैसे सुधारना चाहती हो? तो तुम दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग बना के, क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैंने अगर पास्ट लाइफ में गलतियाँ ना की होती, तो मेरी भी ज़िंदगी आसान होती। तो कहते कि ओके। और वो दोनों बात कर रहे होते बड़े सॉफ्ट तरीके से, उन दोनों में कोई आर्ग्यू, कोई इंटेंस माहौल नहीं होता है। जो इंटेंस माहौल होता है वो सिर्फ फैमिली में होता है, जैसे कि उसके सास ससुर और चाचा चाची, ये सब जो लोग होते हैं वो देख के रागिनी को खुश नहीं होते हैं। रागिनी के साथ जब गीत उसके रूम में जाती है तो कहती कि कुछ उसकी चीज़ें, कुछ फेवरेट चीज़ें हैं जैस की जैसे कि उसको खाने में क्या पसंद है, उसको कैसे ये चीज़ें पसंद है, वो सारी तुम्हें चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे तुम जान लोगी ना, फिर उसके बाद जो वैसा करोगी तो वो तुम दोनों के बीच में है। तो कहती कि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि तुम इतना सब कुछ जैस के बारे में जानती हो, जब तुम जैस को इतना अच्छे से समझती हो, तो तुमने जैस को छोड़ क्यों दिया? जब वो सवाल पूछती है गीत जब रागिनी से, तो रागिनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। जब रागिनी वो सोच रही होती है कि ये क्यों पूछ रही है, जब वो कहती है कि तुम छोड़ो ना ये सब बातें, हम तुम्हारी बातें करते हैं, तो कहती कि नहीं, मुझे ये जानना था। खैर मैं जैसे तो ये चीज़ नहीं पूछ सकती, बट एज अ फ्रेंड के नाते मैं तुमसे तो ये सवाल कर ही सकती हूँ ना। तो कहती कि फ्रेंड मानती हो ना रागिनी? तो कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल। अ, वो पता नहीं क्या था यार, मैंने क्यों ब्रेकअप किया मुझे नहीं समझ आया उस वक्त, बट अभी उस चीज़ के लिए मुझे पछतावा होता है। तो कहती कि क्या, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम एक बार फिर जैस के पास वापस आ सकती हो, तो क्या तुम ऐसा करोगी, वापस आओगी जैस के पास? तो कहते कि वक्त और सिचुएशन दोनों ही बदल चुके हैं गीत, और मैं चाहूँ तो भी मैं उसके पास नहीं जा सकती, क्योंकि शायद जैस भी ये नहीं चाहता है। तो कहते कि तुम्हें कैसे पता कि जैस ये चाहता है या नहीं चाहता है? तो कहते कि मुझे पता है वो नहीं चाहता है, उसकी आंखों में वो चीजें दिखती हैं। और वो गीत को कहते हुए कहती कि छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें, तो मैं तुमको उसके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ, उसको खाने में क्या पसंद है। तो उसका खाने का फेवरेट चीज़ है कि बताती है कि आलू का पराठा, खीर वगैरह ये सब सारी चीज़ें बताती हैं। और बोलती है कि उसको कपड़े में इंडियन और वेस्टर्न दोनों कपड़े उसको पसंद है। और ज़्यादा वो क्लोज रहना पसंद करता है, जैसे मूवीज जाना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर तुम्हें अपने रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनानी है तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तुम दोनों में जो ये गैप है, जो दूरी है, वो कम होने लगेगी। फिर उसके बाद कहती है कि वो दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कभी वो किसी चीज़ के साथ या किसी बुरे इंसान के साथ भी बुरा नहीं करता है। और तुमने देख ही लिया एग्जाम्पल के तौर पे मुझे, तो बस वही है। और वैसे अगर मैं कहूँ गीत, तो तुमने बहुत एक अच्छे इंसान को पाया है। और वो वहां से कहती है कि और इस इंसान को अपनी जिंदगी से कभी जाने मत देना। जैसे कि रागिनी होती है, जो जो उसका नेचर होता है, और वो थोड़ा बहुत उन दोनों के बीच में ये जो रिश्ता होता है उन दोनों के बीच में आना नहीं चाहती है, मगर फिर भी उसके मन में ना एक अलग सी चुभन हो रही होती है। वो कैसा दर्द है, वो कैसी चुभन है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है।
जब रागिनी जा रही होती है उसके कमरे से, गीत उसको पीछे से देख रही होती है। वो समझ पा रही होती है कि उसके दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा होगा, किस तरह के तूफान उठ रहे होंगे। जैस जैसे ही बच्चों को स्कूल छोड़ के अपने ऑफिस पहुंचता है, वहां पे आकांक्षा उससे मिलती है। फिर से आकांक्षा उससे टकराती है और इस बार उसके हाथ में कॉफी होता है। जब वो कॉफी लेके जा रही होती है तो फिर से वो टकराती है जैस से। जैस के सूट पे वो थोड़ा सा चाय गिरने ही वाला, मतलब कॉफी गिरने ही वाला होता है, तब तक आकांक्षा अपनी कॉफी मग को संभाल लेती है। तो कहती कि सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। तो कहते कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आकांक्षा, तुम कभी देख के नहीं चल सकती, हमेशा तुमको मुझसे ही टकराना होता है। तो वो हंसते बोलते कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हो और मेरा ध्यान तो आप ही पे तो फिर कहते क्या, तो कहती कुछ नहीं सर, नथिंग। तो कहते कि ओके, और तुम जल्दी से अपना ये करके कैबिन में आओ। तो कहते कि ओके सर, मैं आती हूँ। तो वो जाता है कैबिन में और वहाँ पे विवेक आता है। तो कहते कि घर पे सब ठीक है। तो कहते कि हाँ, क्यों, क्या होना था। तो कहते कि नहीं, तूने रागिनी को लेके साथ जाना ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। तो कहता है कि डोंट वरी यार, वो लड़की है और लड़की होने के नाते मैंने बस उसकी हेल्प की थी। तो और इंसानियत भी कुछ होती है कि नहीं होती है, मेरे अंदर इतनी इंसानियत है, उसने बीते हुए कल में मेरे साथ क्या किया था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ और मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ गीत के साथ, और मैं काफ़ी खुश हूँ, गीत काफ़ी अच्छी है। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्लस अपने दूसरे सास ससुर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रही है। तो मुझे उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। और दूसरी चीज़ की, दो इतने अच्छे प्यारे बच्चे हैं और मैं जो लाइफ चाह रहा था वो लाइफ अभी चल रही है, मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ चल रही है। तो मुझे इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे किसी भी इंसान से कोई फ़र्क अब नहीं पड़ता है। कोई आए, कोई जाए, चाहे जो करे। मुझे फ़र्क पड़ता है तो अपनी फैमिली से, गीत से और बच्चों से। बाकी और मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहता है कि सुन के अच्छा लगा। विवेक बोलता है कि तू आगे बढ़ चुका है और उस चीज़ को नहीं सोच रहा है। तो कहता है कि हाँ, मुझे ना थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई थी। मैं खुद को सँभाल नहीं पा रहा था। मगर जब गीत ने मुझे इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे साथ सब सही है, कुछ गलत नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। आकांक्षा नॉक करके जब अंदर आती है तो कहती है कि जी सर, आपने बुलाया। तो कहते हैं कि हाँ आकांक्षा, नोटपैड उठाओ और मैं तुमको कुछ सामान बता रहा हूँ, लिखो और तुम वो मंगवाओ। तो कहते हैं कि क्या कर रहा है भाई। तो कहता है कि मैं अपनी शादी का पार्टी देने जा रहा हूँ, कल पार्टी है, तू आ जाना और ममता को भी ले आना। आकांक्षा तुम भी आ जाना। तो कुछ लिस्ट है, मैं तुमको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉल लगा के बोल दो कल के लिए बुकिंग कर दो। तो कहती है कि ठीक है, पर आपकी शादी हो गई है सर। तो कहता है कि हाँ मेरी शादी हो गई है। तो कहती है क्या। तो कहता है, हाँ, और मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, और कुछ तुम्हें जानना है आकांक्षा। तो है, उसका दिल ही टूट जाता है आकांक्षा का। वो तो कुछ और ही दुनिया में जी रही होती है, उसके और ही ख्वाब सज रहे होते हैं अपने बॉस को लेके। बट दिल के टुकड़े टुकड़े करके आंसुओं में बह गए वाला हाल हो जाता है उसका। अब वो क्या करे। फिर वो कहते खैर चलो, अब सर के वाइफ के लिए तैयारी कर देते हैं। वो जाती है बड़े सैड फेस के साथ। उसकी जो फ्रेंड होती है कहती क्या हो गया आज तेरा ये चमकता हुआ चेहरा अचानक से, ये जो अमावस का चांद होता है वो क्यों बन गया है। तो कहती है कि अरे यार, तुझे पता है हमारे जो बॉस है ना उनकी शादी हो चुकी है। तो तू कहती कि तुझे क्या लगा कि बॉस अभी तक सिंगल होंगे। तो कहती कि मुझे तो वही लग रहा था यार, मुझे डीडीएलजे के शाहरुख लग रहे थे अभी तक तो कहते कि रहन दे, अभी हो गया। वो डर के सनी देओल हैं और तू वो मत बन, शाहरुख एसआर के मत बन, चल अपने काम पे लग जा। तो कहते कि ठीक है, मैं तो अपने काम पे लगूंगी ही।
पर तू यहाँ पे क्या कर रही है, तेरा काम खत्म हो गया? तो कहती है कि हाँ मेरा काम खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं कुछ लिस्ट दी है, मैं उस उनकी सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, जब उसके बाद मैं तेरे से लंच में मिलती हूँ। तो कहती है कि ठीक है चल बाय। बाय बोल के वो अपने डेस्क पे चली जाती है और ये अपना काम करने लगती है। इधर गीत जो होती है वो सोच रही होती है वो अपने घर जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, ये सोच रही होती है। और सोचते सोचते उसके दिमाग में आता है कि मुझे चले ही जाना चाहिए वरना, और घड़ी पे उसकी नजरें होती हैं। तब तक जैस अभी ऑफिस में ही होता है, तो उसको फोन आता है, गीत फोन करती है। तो कहती है कि हेलो। तो कहते कि हाँ जैस आप अभी तक ऑफिस में हैं? तो कहता कि हाँ मैं अभी तक ऑफिस में हूँ। तो कहते कि मैं आपसे, तो कहती कि हाँ सॉरी मैं भूल गया था, मैं बस जस्ट निकल ही रहा हूँ। वो जल्दी जल्दी में गाड़ी की चाबी उठाता है और भागते हुए निकलता है पार्किंग एरिया की तरफ। और पार्किंग एरिया में जैसे ही जाता है, वो अपनी गाड़ी को निकालता है और बहुत तेजी से भगाते हो जाता है। विवेक पीछे से आवाज दे रहा होता है क्या हुआ करके, मगर वो उसको कोई रिप्लाई नहीं करता है। वो चला जाता है घर पे। जब वो घर पे इतने फास्ट ड्राइव करके पहुंचा होता है कि 10-15 मिनट में ही पहुंच गया होता है वो अपने घर पे। तो ये देखिए आप इतनी जल्दी आ गए? तो कहते कि हाँ, और सॉरी देर के लिए। तो कहते कि ठीक है कोई बात नहीं। वो तैयार ऑलरेडी रहती है, ऑलरेडी तैयार रहती है। और वो बैठती है, कार में बैठती है तो वो फिर से कार स्टार्ट करता है। तो पूछता है जैस कि कुछ लेना है क्या मार्केट से आपके मम्मी पापा के लिए? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं लेना है, अभी उनको कैसे कन्विंस करना है वही मुझे नहीं पता। तो कहती है, जैस कहता है कि परेशान ना हो, उसके हाथों पे अपने हाथों को रखता है और उसको रिलैक्स फील कराते हुए कहती है कि कुछ नहीं होगा, ठीक है रिलैक्स, सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। और दिमाग अगर पॉजिटिव रहता है ना तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं, पता है ना? तो कहते कि हाँ वो तो मुझे पता है, पर मेरे माँ पापा थोड़े से पुराने ख्यालात के इंसान हैं। और पता नहीं इस बात को वो कैसे लेंगे। वो तो जब शादी हो रही थी रॉबिन से, तो भी उसके सपोर्ट में नहीं थे, उनको इस बात से गुस्सा था। और जब गीत के हाथ पे जैस अपना हाथ रखा हुआ होता है, गीत अपने हाथों को नहीं हटाती है, वो अपने हाथों को वैसे ही रखे रहती है। तो गीत जब ऐसे रखे रहती है, बार बार वो अपने हाथों को और उसके हाथों को देख रही होती है। तो वो अपने हाथों को हटाते हुए जैसे कहता है कि सॉरी। तो कहता है कि "अम, ठीक है कोई बात नहीं, हम कुछ सामान ले लेते हैं। वो लोग को कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ सामान लेते हैं, कुछ कपड़े कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं और फिर मार्केट से सीधे उसके जो दूसरा ससुराल होता है उधर चले पड़ते हैं। ऐसे मतलब होता है ना कि अब वो क्या पूरी तैयारी तो कर ही लिए होते हैं, या उनके हिसाब से तो तैयारी नहीं होती है, मगर फिलहाल के लिए वो एक तरह से तैयारी ही हो गया होता है। अब उसके माँ पापा कैसे उस बात को ले रहे हैं, उस बात को समझ पाएंगे या नहीं, गीत के दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही होती है। गीत और जैस दोनों ही पहुंचते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है तो उसके जो ससुर जी होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, कहते हैं कि बेटा अंदर आओ। तो दोनों लोग अंदर आते हैं। जब वो दोनों लोग अंदर आते हैं तो उसके जो गीत के माँ पापा होते हैं वो सोफे पे बैठे हुए होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि किसके साथ आ रही है। तो वो दोनों बैठते हैं, उसके सास ससुर भी बैठते हैं और वहाँ पे जैस भी बैठता है। तो वो सामान जो लिया होता है हाथ में, जो उन लोगों के लिए जो गिफ्ट खरीदा होता है वो ले जाके देता है, कहते कि ये आप दोनों के लिए। फिर गीत से उसके पापा पूछते हैं कि गीत तुम कहाँ थी, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है, और बच्चे कहाँ हैं? और मैं जब से आया हूँ तुम यहाँ पे एक बार भी मुझे नहीं दिखी, ये कौन है? तो गीत कहती कि ये जैस हैं। और और
तो कहती कि और मेरी शादी इनसे हुई है। तो जैसे उनका तो होश ही उड़ जाता है अचानक से ये बात सुनी। तो कहते कि क्या जैस ये मतलब कैसे ये कब हुआ? तो क्या वो बताती है। वहाँ पे सब लोग होते हैं और उसके माँ बाप बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं कि उस वक्त रॉबिन ने शादी करने से मना कर दिया और कोई ऑप्शन नहीं था जिससे कुछ किया जा सके। उस वक्त जैस ने मुझसे शादी की और बच्चों को भी अपनाया और बच्चे अभी इस वक्त वो स्कूल में हैं। तो कहते हैं कि पर तुमने इस शादी के लिए हाँ कैसे बोला गीत? रॉबिन से शादी हो रही थी तो ठीक था क्योंकि तुम इसी परिवार से इसी परिवार में रह जाती, मगर इस परिवार से बाहर जाके तुमको शादी करने की क्या जरूरत थी? तब उस बात पे उसके ससुर जी जो होते हैं वो बोलते हैं, कहते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है भाई साहब, मैंने इसको बोला था जैसे शादी करने के लिए, क्योंकि अभी इसकी जिंदगी शुरू हुई है। मैं नहीं चाहता था कि ये इसकी पूरी जिंदगी अकेले कटे दो बच्चों का बोझ उठाते हुए। और एक अकेली माँ को लोग किस नज़र से देखते हैं ये भी आपको अच्छे से पता है। और इतनी ये बहुत बड़े एज में तो पहुंच नहीं गई थी कि इसकी शादी ना हो सके। और ये काफ़ी अच्छा लड़का है, खुद का घर है, कमाता है और माँ बाप भी कि इसको एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं। गीत काफ़ी खुश है वहाँ पे। जब ये सारी बातें उनके माँ बाप को पता चलती हैं तो वो सोच रहे होते, बस उनके दिमाग में ये चल रहा होता कि क्या है और ये सब करने की क्या ज़रूरत है। उसकी माँ झल्लाते हुए बोलती है कि गीत तुम्हें समझ है कि तुम्हारी शादी इन सब चीज़ों में तुमने अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आज इसके बच्चे नहीं है इसलिए तुम्हारे बच्चों को प्यार कर रहा है। अगर इसके बच्चे हुए तो तुम्हारे बच्चों को प्यार करेगा? नहीं करेगा। तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो जैस उस बात पे बोलते हुए बोलता है कि आंटी अ, ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चे नहीं होंगे। तो कहते कि व्हाट यू मीन कि बच्चे नहीं होंगे? तो वहां पे कहते कि बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, जो बच्चे हैं वही बच्चे रहेंगे। और आप सब को यकीन ना हो तो मेरे घर पे जाके पूछ सकते हैं मेरे घर वालों से। तो कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो। उसकी माँ बोलती तुम तो चुप ही रहो और तुमको इस सब मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त गीत बोलती कि माँ आप ऐसे बात नहीं कर सकती जैस से। और जैस जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मुझे भी इस बारे में पता है। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के है मुझसे और मुझे पता नहीं है, मुझे पता है और मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। जब ये बात अपनी बेटी के मुंह से सुनते हैं उसके माँ बाप तो कहते कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें जरा भी समझ है? हाँ, तुम अपने माँ बाप से ऐसे बात कर रही हो गीत, जबकि तुमने पहले ऐसे कभी मुझसे बात नहीं की थी। तो कहते कि माँ आप लोगों ने कहा तो मैंने विजय से शादी कर ली, आप लोगों ने कहा तो फिर मैं जैसे वो रख रहे थे मैं वैसे रह रही थी, फिर मैं यहाँ पे आई, माँ पापा ने जो कहा मैंने वो किया। अब ये बताइए इसमें गलती कहाँ है मेरी और मैंने क्या गलत कर दिया है? जैस ने जो बोला मैंने उसको बस सपोर्ट किया है और जैस काफी अच्छा इंसान है और मुझे नहीं लगता है कि कुछ मेरे साथ गलत होगा। आपको इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही? आप दोनों वही बात को डिस्कस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। क्या आपके डिस्कस करने से बात खत्म हो जाएगी या मैं हमारा रिश्ता टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैंने आज तक आपकी बातें मानी है, आपको भी ये बात मेरी माननी पड़ेगी। तो कहते हैं कि अब यही दिन रह गया था, यही सब देखने को रह गया था। उसके पिताजी बोलते हैं। तो अपने पिताजी को कहती है कि पापा अगर आपसे कोई गलती हो तो आप उसको कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अगर मैंने अपनी किस्मत को सुधारने की कोशिश की तो उसमें गलत क्या है? और वैसे भी मैंने नहीं कहा था शादी कराने को, ना आपको कहा था, ना पापा को कहा था, मैंने किसी को नहीं बोला था। सबने सबने अपनी अपनी मर्जी मुझ पे थोपी है। सब लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से मुझे चलाया है।
अब जबकि मैं कह रही हूँ कि कुछ गलत नहीं है, सब सही है, तो आप दोनों को मानना नहीं है। हाँ, आप चाहते क्या हैं? पहले आपको ये तकलीफ थी कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, ये तकलीफ थी। मैंने शादी कर लिया, उसके बाद से जो भी मेरे साथ हुआ, जो हो रहा था या जो होगा, उसमें आपका कोई हाथ नहीं था। आप उस वक्त बोलने के लिए आए ही नहीं, तो अभी क्यों बोल रहे हो आप? तो उसकी माँ बोलती है कि गीत, तमीज भी भूल गई हो क्या? गीत काफी गुस्से में होती है, और गुस्से में होने के कारण वो बहुत कुछ बोल जाती है। जो बीते हुए कल में विजय के साथ उसने सहा होता है, वो सारी वो सारे जख्म ताजा हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। वो उसको नासूर की तरह चुभ रहे होते हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसने क्या वो जब कहती है कि मैंने आप दोनों को बार बार कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, आपने जबरदस्ती करके मेरी शादी कराई। जब शादी कराई तो उस इंसान कुछ ही वक्त में चल बसा, फिर मेरी शादी हुई। अभी आप उस वक्त आने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जब मेरी जिंदगी अच्छे तरीके से पटरी पे आने लगी तो आप आ गए बताने के लिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या चीज आप सबके लिए सही है। मुझे पता है मेरे लिए क्या चीज सही है। इस वक्त जो इंसान मेरे साथ खड़ा है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए सही है, और मैं नहीं चाहती कि अगर उसको थोड़ा भी कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको जवाब दूंगी, और मैं पहले जैसे चुप नहीं रहूंगी। आपको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करो, नहीं करना है आप जा जा सकते हो ऐसे। जब ये ऐसे बोलती है और वो बोल के वहां से चली जाती है, उसके माँ बाप जो गीत के होते हैं कहते हैं, देख रहे हैं भाई साहब कैसे इसका जबान चल रहा है। हाँ, बस कुछ दिनों में ये हाल है तो पता नहीं वक्त बीतेगा, समय आने पे ये क्या क्या होगा यहाँ पे। जब वो ये सब बातें कह रहे होते हैं तो वहां पे जैस ये सारी बातें सुन रहा होता है, और वो बड़े ही इत्मीनान से अपनी बातों को रखते हुए कहता है कि अंकल आंटी, मुझे नहीं पता आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, मगर मैं बस इतना जानता हूँ कि आप दोनों से जैस जो बोल रहा होता है कि गीत जो है काफी ज्यादा प्यार करती है। अगर उसको आप दोनों से लगाव ना होता तो वो नहीं आती। आप लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए वो आई है, तो दैट मीन्स वो आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और आपको उसने मेरी साइड ली, आपको ये बुरा लग रहा है, वो मेरी साइड नहीं ले रही है, वो आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही है। तो आपको भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए अपनी बेटी की बात समझने के लिए। कहते हैं ना कि हमेशा एक तरफ से रिश्ते नहीं निभाए जाते, अगर दो तरफ से निभाए जाएंगे तभी वो रिश्ता आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, वरना रास्ते में ही टूट जाते हैं रिश्ते। बस मैं इतना ही बोलूंगा। वो फिर वो पीछे जाता है गीत के, और वो जाके देखता है कि एक बालकनी होती है, वहां पे खड़े होकर वो रो रही होती है। जब वो रो रही होती है गीत, तो जैस पीछे से आवाज देता है गीत, तो वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है हाँ जैस। तो कहते कि ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, अरे मुझे पता नहीं था आप ऐसे बात करते हो, काफी ज्यादा आप स्ट्रांग हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। और आपको आपने जिस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैं वो नहीं कह रहा कि वो सही था, मगर वो आपके माँ बाप है, उनको आपके लिए चिंता है। और अगर कुछ गलत हो कुछ सही हो, वो जरूर जांचेंगे परखेंगे अपनी बेटी के लिए हर वो चीज जो उसके लिए सही हो। वो आपके लिए बुरा तो चाहेंगे नहीं। तो गीत जैस को बड़े ध्यान से देख रही होती है और कहती है कि कैसे कर लेते हो आप ये? तो कहता है कि क्या? तो और मुझे लगता है कि आपको अपने माँ पापा को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बात की गीत, वो तरीका सही नहीं था। भले आपके शब्द सही हो, मगर तरीका बेहद ही गलत था। तो कहते कि ठीक है, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। काफ़ी प्यार से गीत को जय समझाता है और गीत समझ भी जाती है। वो फिर वापस आती है और अपने माँ पापा को सॉरी बोलती है। कहती कि माँ पापा,
मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने जिस तरीके से बात की, पर आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो उसकी माँ और पापा बोलते हैं कि अब तुम अपने ससुराल हमें लेके चलोगी दिखाने के लिए या यहीं पे सारी बातें करना है? वहाँ पे नमस्ते करते हैं और गीत और जैज़ अपने गीत के जो माँ-पापा होते हैं उनको बैठाता है बड़े बाकायदा इज़्ज़त से। बैठाने के बाद गीत भी बैठती है और कार स्टार्ट होता है। इधर बाय गीत सबको करती है, अपने सास-ससुर को जो पहले वाले सास-ससुर होते हैं, उनको बाय करती है और वहाँ से वो चली जाती है। वहाँ से अब वो जाती है, गीत जो होती है अपने जो जैस का घर होता है वहाँ पे पहुँचते हैं ये दोनों। जब ये दोनों पहुँचते हैं जैस के घर पे तो सब लोग मतलब उसके मम्मी-पापा बाहर आते हैं कार से और घर को देखते हैं तो घर काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी सुंदर भी होता है। आगे एक छोटा-सा गार्डन होता है और घर काफ़ी सुंदर होता है तो कहते हैं कि घर तो अच्छा है। फिर वो जाते हैं दरवाजे पे डोरबेल बजाती है गीत और दरवाज़ा जैस की माँ खोलती हैं। दरवाज़ा जब खोलती हैं तो देखते हैं कि 2 लोग उनके साथ और हैं। तो जैस से पूछती है उसकी माँ कि ये कौन है बेटा? तो जैस बोलता है कि माँ ये गीत के माता-पिता हैं और ये आप सबसे मिलने आए हैं। तो वो कहती अरे! बाहर क्यों खड़े करके रखे हो? अंदर आइए, अंदर आइए। बड़े इज़्ज़त से उनको अंदर बुलाती हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो घर अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत होता है। और काफ़ी खूबसूरत होता है तो उसके माँ-बाप जब देखते हैं कि घर अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, सब लोग घर के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बाहर आते हैं। बाहर आते हैं तो सब लोग नमस्ते वगैरह करते हैं और वहाँ पे जैस के माता-पिता जो होते हैं, गीत के माता-पिता से मिलते हैं। जब वहाँ पे मिलते हैं तो अब उन दोनों के अंदर जो डर होता है ना, वो धीरे-धीरे निकल रहा होता है कि अभी गलत नहीं है, अभी सही है। फिर सबसे रूप, रानी, पुनीत, उसके चाचा-चाची, उसके बाद से जो रागिनी होती है, वहीं पे प्रेज़ेंट होती है। तो रागिनी से तो ये कौन है? तो ये हमारी बेटे की फ्रेंड है। तो वो भी नमस्ते करती है और गीत कहती है कि मैं आप सबके लिए चाय लेके आती हूँ। तो कहते कि हाँ, हाँ बेटा लेके आओ, चाय, नाश्ता सब कुछ लेके आओ और हमारे समधी-समधन आए हैं तो भई आदर-सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो और हाँ, काका को भी बोल दो, काका ले आएँगे, तुम परेशान मत हो, यहीं पे खड़े रहो। बस काका को बोल दो। तो वो जाती है, काका को बोलती है, चाय-नाश्ता आता है और घर का माहौल काफ़ी खूबसूरत होता है। तो उसके माँ-बाप गीत के माँ-बाप को तसल्ली हो जाती है, जो उनके मन में चिंता होती है, वो अब आराम आ जाता है। वो उनको सुकून आ जाता है कि उनकी बेटी कहीं गलत जगह पे नहीं है, सही है। अब उसके पापा जो होते हैं, जैस के साथ जो गीत के पापा होते हैं, जैस के साथ वो गार्डन एरिया में आते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पाया हूँ, मगर हाँ, मुझे इतना पता है कि तुम मेरी बेटी को कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाओगे। तो वो कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल कि आपकी बेटी को कोई कभी भी यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं जितना हो सके उतना खुश रखने का कोशिश करूँगा। ये जब वो शब्द सुनते हैं उनके पापा को जैस गीत के पापा को काफ़ी तसल्ली होती है। तसल्ली होने के बाद वो दोनों को अंदर गीत बुलाती है, जब वो जाते हैं अंदर तो काफ़ी आराम से जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि क्या बात हुई? जैसे पूछती है। तो कहते हैं कि क्यों बताएँ? अब हम दोनों के बीच की बात है, सीक्रेट बातें हैं, तो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा बोल के जैसा आगे बढ़ जाता है और गीत कहती है कि क्या? फिर वो उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उसको देख के वो हँसने लगता है जैस और जब वो हँस रहा होता है तो गीत उसको बड़े प्यार से देख रही होती है। काफ़ी खुश माहौल होता है और जैसे ही उसके गीत के माता-पिता जाने को बोलते हैं तो जो जैस के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि आप दोनों रुक जाइए, कल हमारे
बच्चों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं, तो आपका रहना तो बिल्कुल ज़रूरी है। मुझे नहीं पता था और मैंने कभी पूछा भी नहीं इन दिनों में कि तुम्हारे माँ पापा या सगे संबंधी, मगर आप आ ही गए हैं तो रुक जाइए। तो कहते कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटे के यहाँ नहीं रुका जाता। तो कहते कि नहीं नहीं, अरे रुक जाइए, फिर जाइएगा कल आराम से। तो वहाँ पे वो रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम आगे की स्टोरी कल कंटिन्यू करें, परसों कंटिन्यू करेंगे। और बाय बाय, टेक केयर, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।